शबात, इस शाम हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे गजा और हमास के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन हम उस सबसे ज्वलंत मुद्दे से शुरुआत किए बिना नहीं रह सकते, जो कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत है। अब एक अनुभवी वार्ताकार के रूप में, जिन्होंने इस क्षेत्र के सबसे हिंसक और निष्ठुर आतंकवादियों से निपटा है, आप अमेरिका के ईरान से बातचीत संभालने के तरीके को कैसे देखते हैं? क्या ट्रंप के उलझे संदेश अमेरिका को फायदा या नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका निश्चित रूप से ट्रंप युग में बातचीत को संभालने के एक बहुत ही खास तरीके पे निर्भर करता है। जैसा कि मैं कहता हूँ, ट्रंप, आप जानते हैं, वो अपने एक खास तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अनिश्चितता और अस्पष्टता दोनों का मिश्रण होता है, और निश्चित रूप से अमेरिका की ताकत पर निर्भर रहते हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे शक्तिशाली सेना है। और वैसे वो इसके लिए भी तैयार थे, और हमने इस युद्ध के दौरान देखा कि वो सेना को सच में वही करने देने के लिए तैयार थे जो वो चाहते थे, जैसे ईरान के हवाई क्षेत्र में इजराइल के साथ मिलकर हमला करना वगैरह, जो पिछले राष्ट्रपति ने नहीं किया था। तो इस मामले में वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अपनी क्षमताएं दिखाते हैं। साथ ही ट्रंप की ये तकनीक, आप जानते हैं, बातचीत के मामले में ये कभी-कभी पश्चिमी दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि हमने इसे देखा। आप जानते हैं, टैरिफ की बातचीत में जो उन्होंने संभाली, यहाँ तक कि ग्रीनलैंड के मामले में भी, अगर आप इसे वहां तक ले जाना चाहें। कभी-कभी पश्चिमी मामलों में ये इसलिए काम करता है क्योंकि पश्चिमी नजरिए से हम बातचीत को अलग तरह से देखते हैं। हम घड़ियों की बात करते हैं, हम प्रगति को मापने की बात करते हैं, हम डेडलाइन की बात करते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम इसे बहुत दो टूक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या हमने युद्ध का मैदान जीत लिया है या हार गए हैं? जब आप ईरान जैसे प्रतिद्वंदी का सामना करते हैं, तो समय ही उनकी सबसे बड़ी बढ़त होता है। इसलिए आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए बातचीत के मैदान में जा रगाड़े हैं, और आपको युद्ध के मैदान में जाने से बहुत पहले ही ये पता होना चाहिए। जैसे हम युद्ध अभ्यास करते हैं कि उसके बाद क्या होगा और उसके भी बाद क्या होगा, ठीक वैसे ही आपको बातचीत में खुद को तैयार करना होता है। और मुझे लगता है कि ये ईरान क्या है, इस्लामिक प्रतिरोध क्या है, इसे समझने में थोड़ी गलती है। ऐसी विधियां जो धैर्य, सहनशीलता, मजबूती और धीरे धीरे कमजोर करने पर जोर देती हैं। ये वही ईरान है जिसने 80 के दशक में इराक से 8 साल युद्ध किया था। इसलिए आपको समझना होगा कि आप किसका सामना कर रहे हैं, ताकि बातचीत में सोच समझकर कदम उठा सकें। तो आप कह रहे हैं ट्रंप बिना तैयारी युद्ध में कूदे? समझ गया। मुझे लगता है इस मामले में उन्होंने दूसरी वार्ताओं वाला ही तरीका यहाँ भी दोहराया, और उन्हें लगा, उदाहरण के लिए, कि हमास के साथ सफल वार्ता, जिसे दूत विटकॉफ ने जेरेड कुशनर के साथ संभाला था, वो सफल रही थी, और यहाँ हम सभी बंधकों को वापस पा लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप ये नहीं सोच सकते कि ईरान के साथ भी यही स्थिति है। और अगर आप ये गलतियां करते हैं, आप जानते हैं, ये सोचते हैं कि जो तरीका वहां काम करता है वही किसी और जगह भी काम करेगा, तो ये कभी-कभी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मुझे लगता है यही वजह है कि हम रोज कुछ नया होते देखते हैं। परसों तक शांति थी, आज शायद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। मुझे लगता है हमें समझना चाहिए कि ईरान समय खींचने की रणनीति अपना रहा है। उनके लिए इस युद्ध में टिके रहना, अभी भी अपने पैरों पर खड़े रहना, और वे खड़े हैं, अपने आप में एक तरह की जीत है। तो आप हमें ईरान की बातचीत में स्थिति पर ले आते हैं। अब देखिए, अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर केंद्रित युद्ध से ध्यान हटाकर ये बाहरी मुद्दों जैसे होर्मुज जलडमरू मध्य को शामिल करने में सफल रहा है, या यहां तक कि इजराइल के लेबनान में हमले, ये सब अमेरिका पर बातचीत में दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब मैं खुद को ये सोचने से नहीं रोक सकता कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में कहीं उस बात का जिक्र करूं जिसमें उन्होंने कहा था, ईरान ने कभी कोई युद्ध नहीं जीता, लेकिन कभी कोई बातचीत नहीं हारी। क्या अभी हम यही देख रहे हैं कि ईरान बातचीत में जीत रहा है? हाँ, एक तरह से हाँ, ईरान बातचीत की मेज पर जीत रहा है, और मैं इसे समझाऊंगा। साथ ही ईरान कई चीजें बहुत समझदारी से कर रहा है। जिन हमलों का आपने जिक्र किया, उदाहरण के लिए खाड़ी देशों पर, ये कोई गलती नहीं है। वो जो कर रही है, सोच समझ कर रही है।
क्योंकि उन देशों पर डाले गए दबाव के कई मकसद हैं। पहले, हाँ, उन देशों से अमेरिकियों पर दबाव डालना है कि युद्ध रोके। दूसरा, उन्हें ये सोचने पर मजबूर करना कि आपने सोचा था कि जब आपके पास आपकी जमीन पर अमेरिकी सैन्य संसाधन, बेस वगैरह होंगी, तो ये आपको कोई सुरक्षा कवच देगा, आपको नुकसान से बचाएगा। नहीं, आपको अपनी कूटनीति, अपनी रणनीति के बारे में फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपके गले पर बोझ भी बन सकता है। और आप इसे देख सकते हैं, उदाहरण के लिए ओमान के साथ जो हो रहा है, जो युद्ध से पहले मध्यस्थ था। और देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में क्या हो रहा है, जब वो ईरान के और करीब आ रही है, क्योंकि वो अपने कदमों की गणना कर रही है और सोचती है कि वो इस युद्ध के बाद विजेता होगी। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आपने लेबनान का जिक्र किया। हाँ, ये एक तरह से आप जानते हैं तनावपूर्ण स्थिति है, एक नई स्थिति, जैसे वे सभी प्रॉक्सीज को एक साथ मिलाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि अगर आप बेरूत पर हमला करते हैं तो आप ईरान की मिसाइलों का सामना करेंगे। पहले ऐसा नहीं था, अब ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन तक पहुंचना भी अभी एक विकल्प है, क्योंकि यही चर्चा में है। क्या ये ईरान के लिए बेहतर है या मौजूदा स्थिति में इसी तरह तनाव बनाए रखना? ईरान के लिए समझौता बेहतर है या वर्तमान स्थिति? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि समझौते में क्या है, आप जानते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ईरान जो कोशिश कर रहा है वो ये है कि वो दुनिया को, अमेरिकियों को और निश्चित रूप से इजरायलियों को एक अच्छे तरीके से समझाना चाहता है कि हम तब तक लड़ने को तैयार हैं जब तक आप चाहें। आपने हमारे कई नेताओं को मार डाला है, आपने सच में बहुत नुकसान पहुंचाया और हमने भी पहुंचाया। न सिर्फ हमने, बल्कि अमेरिकियों के साथ मिलकर ईरान के बुनियादी ढांचे को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। आप जानते हैं, उन्हें बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। वे कहते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं, यही मैं भी कह रहा हूँ। इस्लामिक प्रतिरोध, मार्ग और मूल्य। अगर आप मूल्यों को नहीं समझते तो बातचीत में गलती करते हैं। और वैसे हम यही चीज़ थोड़ा अलग तरीके से ईरान के साथ, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, गजा में हमास के साथ और यहाँ तक कि यमन में हूथियों के साथ भी देखते हैं। इनमें से हर एक अलग अभिनेता है, अलग खिलाड़ी है और अलग मंच पर है। वो तस्वीर के अनुसार खुद को ढाल रहा है। उनमें से हर एक के लिए जीवित रहना ही जीत है। ईरान ने कहा वो अपने सभी प्रॉक्सियों की रक्षा करेगा और अगर इजराइल ने बेरूत पर हमला किया तो इजराइल पर हमला करेगा। फिर उसने ये बात पूरे लेबनान पर लागू की। फिर इसमें गाजा भी शामिल किया गया और अब बात फिर सिर्फ बेरूत तक सिमट गई है। मुझे लगता है कि ईरानी भी अपने कमजोर होते प्रॉक्सी नेटवर्क को बचाने के लिए संदेश ढूंढने में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका को अब क्या करना चाहिए जब ईरान समय निकालने की कोशिश कर रहा है और जाहिर तौर पर समय उनके पक्ष में है, तो अमेरिका को अभी क्या करना चाहिए? मुझे लगता है आप जानते हैं, दो बातें हैं। सबसे पहले आपको इस नए निरोधक समीकरण को तोड़ना होगा जिससे ईरानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, उदाहरण के लिए लेबनान के साथ। जब वे कहते हैं अगर आप बेरूत पर हमला करेंगे तो हम भी हमला करेंगे, तो बमबारी से समझाना पड़ता है। मुझे खेद है कि कभी कभी यही एकमात्र उपाय होता है। हाँ, आपको ऐसी धमकियों से डरना नहीं चाहिए और दिखाना चाहिए कि ये समीकरण स्वीकार्य नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, माफ कीजिए। और दूसरी बात, और शायद ये एक बड़ी समस्या है, आपको समझना होगा कि अगर समय उनकी संपत्ति और उनका दबाव है तो आपको भी उन्हीं पत्तों से खेलना होगा। तुम्हें समय चाहिए। मैं होर्मुज जलडमरू मध्य पर नाकाबंदी और अलगाव बनाए रखूंगा, साथ ही आर्थिक और बुनियादी ढांचे में नुकसान पहुंचाऊंगा। तो समय तुम्हारे काम नहीं आ रहा है। यही एक चीज है जिसमें तुम्हें उन्हीं पत्तों से खेलना है जिन्हें दूसरी तरफ वाला अपनी संपत्ति मानता है, और उसे दिखाना है कि तुम उसे नुकसान पहुंचा सकते हो। देखो, ईरान ने इजराइल पर नया समीकरण थोप दिया है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह कल एक हफ्ते में या एक महीने में उत्तरी इजराइल पर हमला करता है तो ये लागू होगा। इजराइल बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया है और उसे बेरूत में हमला करके जवाब देना पड़ेगा। ईरान इजराइल पर हमला करेगा और इजराइल ईरान पर पलटवार करेगा, लेकिन वो जवाब सीमित रहेगा क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू पर ईरान पर इजरायली हमलों के दायरे को सीमित करने का दबाव बना रहे हैं। और यही वो स्थिति है जिसे ईरान सहन कर सकता है, क्योंकि इजरायली हमले सीमित हैं। तो आप इस चक्र को कैसे तोड़ेंगे? ईरान ऐसा करना जारी रख सकता है। फिर वो क्या करेगा? वो जब चाहेगा हिजबुल्लाह को इजराइल पर हमला करने का आदेश देगा, जिससे स्थिति बदल जाएगी।
इससे ट्रंप पर बातचीत में दबाव पड़ेगा। हाँ, एकमात्र बात, हाँ, जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रपति ट्रंप को समझाने की बात है और ये समझाने की कि अगर आप वो मान लेते हैं जो वे आप पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये नए समीकरण, तो आप वैसे भी हार जाएंगे। आपको इसे साफ तौर पर समझाना होगा और भी ज्यादा ताकत और नाकाबंदी के साथ दिखाना होगा कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही अल्पकालिक कीमत चुकानी पड़े, लेकिन दीर्घकालिक नजरिए से देखना जरूरी है। और एक और बात, आप जानते हैं, बातचीत में एक शब्द है जिसे हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं जब हम बातचीत के लिए जाते हैं, वो है बैठना। जैसे समझौता न होने की स्थिति में आपका सबसे अच्छा विकल्प क्या है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है जिसे हम वार्ताकार ढूंढते हैं। अभी ईरानी लोग समझौते पर सहमत होने की बजाय विकल्प को कहीं बेहतर मानते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपको उन्हें यह समझाना होगा कि कुछ समग्र तरीके से, जिसमें बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है, लगातार उन्हें नुकसान पहुंचाते रहे। अब तक आप जो नुकसान पहुंचा रहे थे वो काफी सीमित था। नाकेबंदी के साथ, अलग थलग करने के साथ, आर्थिक प्रतिबंधों के साथ, ये सब मिलाकर एक पैकेज के रूप में, जिसमें आप कहते हैं कि मैं इसे जितना जरूरी हो उतना बनाए रखने के लिए तैयार हूं, भले ही आप पर कुछ दबाव हो और मैं नहीं हूं। आप जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप पर भी घरेलू स्तर पर कितना दबाव था। नवंबर में चुनाव, अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ, आज की महंगाई। हाँ, मुझे पता है, कई ऐसे कारण हैं जो बहुत दबाव डालते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए जीतना चाहते हैं तो आपको अल्पकालिक तौर पर कुछ कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा।